एहतशाम साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। जिस तरह से हम गुज़िश्ता 2 रोज़ से बात कर रहे हैं स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, अब बिलाखिर ये खबर आई है कि फिल वक्त स्मार्ट लॉकडाउन जो लगाने की तजवीज़ थी उसको किसी हद तक मुस्तरद कर दिया गया है। सबसे पहले तो इस फैसले को बताइएगा कि कैसे देख रहे हैं, क्या ये अच्छा फैसला है इकॉनमी के लिए, क्योंकि स्मार्ट लॉकडाउन क्या आप समझते हैं कि इस पूरी सूरत हाल का कोई हल है? देखें, जिन्होंने भी ये टर्म कॉइन किया है स्मार्ट लॉकडाउन, बज़ाहिर तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन हमारी जैसी मईशतों के लिए बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। ठीक है, चारों सूबों ने भी इस पे जिस तरह अख्तिलाफ़ात उनके सामने आए हैं, लेकिन एक बात तो बड़े वाज़े तौर पे आई है जिसमें आप कह रहे हैं कि हुकूमत कहती है कि जी जो हमने 254 अरब रुपये का रिलीफ पैकेज हमने पेश किया है उसमें सूबे भी अपनी फंडिंग डालें, पैसा डालें उसमें। और ये नहीं हो सकता कि हुकूमत ही जनाब हर तरह का ब्रंट लेती रहे। अब ये इस तरह पिछले महीने आपने देखा, पिछले माह में जो प्लान किया गया था कि जी किस तरीके से हमने तेल की सप्लाई के बारे में क्या करना है और कीमतें अपनी किस तरह बढ़ानी है। पिछली दफ़ा तो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बढ़ने दी, अब वो ये चाहते हैं कि सूबे भी ताउन करें इस मामले में। लेकिन मेरा ख्याल है किसी हद तक तो मारूफ मेरा ख्याल है ठीक ही फ़ैसला है। देखें ना, जिस तरह डिस्ट्रप्शन ग्लोबल सप्लाई चेन में आई हैं तो हमारे लिए भी शायद मुश्किलात बहुत ज़्यादा होंगी। अब यही है कि जो किफ़ायत शारी लफ्ज़ हमने सुना हुआ है, जिसको बार बार हुकूमत कहती तो है, लेकिन जिस तरह उस पर अमल दरामद होना चाहिए वो होता नहीं है। अभी अच्छी बात है जो 60% सरकारी गाड़ियों पे पाबंदी लगाई गई है कि वो इस्तेमाल ही नहीं होंगी। इस तरह से ऑस्टेरिटी मेजर्स और बेल्ट टाइटनिंग की जो बात सूबा मरकज़ करता है, सूबे भी वैसे ही करें। ठीक है, लॉकडाउन से मसाइल बहुत सारे पैदा होते हैं और जिस तरीके से आपने देखना कि हमारी इक़्तिसादी मुश्किलात अब बढ़ रही हैं और ख़ास तौर पे ये IMF की जिस तरीके से रिपोर्ट आई है वो तो ख़ास तौर पे कह रही है कि इलाकाई मईशतों के लिए बड़े मसाइल पैदा होंगे। तो उसमें सबसे अव्वल तो हम ही हैं, ईरान के हम बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किलात होंगी। मेरा ख्याल है 2 चीज़ें बड़ी अहम है। फिर हारून साहब से आप बात कीजिएगा। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है हुकूमत के लिए, हुकूमत ने अपने रेवेन्यू को कैसे बेहतर करना है, अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बेहतर करना है ताकि हमारी ये एक्सटर्नल इशूज़ के ऊपर मामलात पर रिलायंस कम से कम हो। अभी देखें जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन ने हमें एक GSP प्लस दिया हुआ है। अब देख लें, पहले 8 माह में तकरीबन हमें $6.5 बिलियन जो है ना वो हमने एक्सपोर्ट किया है। उसमें कहा जा रहा है पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 58 करोड़ रुपये से ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल हमारी 3% जो है ना वो 3% प्लस 3.2% हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है, 2.25% हमारी इंपोर्ट कम हुई है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई नहीं हो रही, ब्रांडिंग के इशूज़ हैं, क्वालिटी के इशूज़ हैं। फिर जिस तरीके से हम देख रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल को बेहतर करना है, मार्केटिंग के मसाइल हैं, वो हुकूमत जो है ना बड़ा इनको एट टाइम हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इंसेंटिव भी देती है लेकिन वो हो नहीं रहे। नतीजतन हमारे लिए मुश्किलात बन रही है और ज़्यादा मुश्किल मारूफ ज़्यादा आएगी कि अब देखें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ जो हो रहा है उसके बाद हमें जो GSP प्लस मिला हुआ वो बहुत कम्पिटिटिव हो जाएगा। दूसरा देखें जो रेवेन्यू का मसला है, पहले 8 माह में आपने देखा जो सूरत हाल पैदा हुई है वो 1356 अरब रुपये का जो हदफ था उसमें 200 अरब रुपये की कमी आ गई है। और अगले साल IMF जो कह रहा है कि जी आप ये 1650 ट्रिलियन रुपए का हदफ रखें, 400 अरब रुपया बढ़ा के वो कैसे होगा, वो अपनी जगह मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो हुकूमत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन शायद ये कोशिशें जब तक बनासुल कौम पूरे लोग नहीं करेंगे, पूरे सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी ख़ास तौर पे ताजर बरादरी अगर साथ नहीं देगी तो मुश्किलात होंगी। देखिए आखिरी बात मारूफ इसमें यह है कि हुकूमतों की जिसको कहते हैं माजत के साथ दोम पे जब पाँव आता है वो क्या है कि जब महंगाई बढ़ती है। अभी देखें पहले ही हुकूमतें कहते हैं हमारी स्ट्रगलिंग इकॉनमी है, बहुत सारे इशूज़ पे हमने कहीं कुछ बेहतर करने की कोशिश की है, लेकिन ऊपर से अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं, पूरी दुनिया महंगाई की उसमें रेंज में आ चुकी है। तो इस तरह हमारे लिए बड़ी मुश्किल है। फिर हुकूमत को पता है कि इलेक्शन में हम जाएंगे 2 साल बाद तो हम लोगों को क्या पेश करेंगे। तो मेरा ख्याल है हुकूमत की वरीज बहुत ज़्यादा है। अब देखना ये है कि ये सूबे मरकज़ किस तरह मिल के अब मामलात को ठीक करते हैं ताकि महंगाई भी कम हो और थोड़ा बहुत सारे सूबे भी मरकज़ बर्दाश्त करें। ये जो तेल की कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे हैं। जी सही है हारून साहब, हम देख रहे हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन के लिए सूबे तो तैयार नहीं है, उन्होंने तो किसी हद तक नो कर दिया है, जिसको फिर खैर मकदम भी किया गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, पूरी कमेटी की जानिब से, क्योंकि जाहिर है ये सबका मुत्तफ़िका फैसला होता। लेकिन एक जानिब कहा जा रहा है कि वाफिर मिकदार मौजूद है हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत का, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में महंगाई मजीद बढ़ेगी और इसके ऊपर प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो अभी रिसेंटली प्राइसेस काफ़ी हद तक कम हुई थी लेकिन हमारे पास कम नहीं हुई हैं, लेकिन अभी अगर बढ़ जाती हैं तो फिर इसका इम्पैक्ट आएगा। तो अगर तो हमारे पास वाफिर मिकदार मौजूद है तो फिर किस बात का अभाम है कि मजीद प्राइसेस हाई हो सकती हैं? जी, वाफिर मिकदार का मतलब ये नहीं है कि अनलिमिटेड मौजूद है। वाफिर मिकदार का मतलब ये है कि इमीडिएट आपके पास क्राइसिस नहीं है, आपके पास 3 हफ्ते का
ऑयल के रिजर्व्स मौजूद हैं, जैसा कि SOPs कहते हैं। राइट। जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, चीन वगैरह, वो 104 दिन का रिजर्व रखते हैं। तो हर इकोनॉमी की अपनी ज़रूरत के मुताबिक वाफिर मकदार होती है, ये समझना ज़रूरी है। राइट। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो वॉर है, इसकी अनसर्टेनिटी तो कहीं से भी कम नहीं हुई है। सो मार्केट्स अभी तो कोई 115 116 पे ट्रेड कर रही हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर एक शॉक लगता है या एक अटैक होता है या डिस्ट्रप्शन होती है टैंकर पे, तो इट कैन शूट अप अगेन। मेरी तो बड़ी क्लियर राय है कि ये लॉकडाउन का लफ्ज तो एक पैनिक फैलाता है, लेकिन पाकिस्तान को डिमांड जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, उसको तो सब्सटेंशियली कम करना ही है, वॉर और नो वॉर, क्योंकि हमारी डिपेंडेंस, हम एक नेट इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है। राइट। और उसकी वजह से हमारा जो एक्सटर्नल अकाउंट है वो हमेशा प्रेशर में रहता है। ठीक। तो हमें तो ऑल्टरनेट फ्यूल्स की तरफ भी जाना है, डिमांड कम करनी है, लोगों को मोबिलाइज करना है। ये हुकूमत ने अपनी गाड़ियों पे 60% 2 माह को रोक दिया, उसकी बजाय आपको इन एनी केस इन पर्क्स एंड प्रिविलेजेस को बंद करना है, पाकिस्तान के जो परमानेंट फॉल्ट लाइन को एड्रेस करने के लिए। राइट। 2 चीजें मैं इसमें बोलता एक चीज़ है अरुण साहब, एक चीज़ है, मैं उस पर चाहूँगा कि आप ज़रूर कमेंट करें। वो कहते हैं कि क्राइसिस में अरुण साहब अपॉर्चुनिटी भी निकलती है। देखें, कुवैत के मामले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। देखें, वो कुवैत जिसने 13-14 साल तक हमारी मैन पावर पे पाबंदी लगाई हुई थी, 2 साल पहले उठ गई थी। अब जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं वो ये है कि हमने जो सप्लाई लाइन हमारी बेहतर हुई है कि कुवैत को हमारी एक्सपोर्ट जो है ना, वो जिस तरीके से आ रहा है कि फल हैं, सब्जियां हैं, तेल है, तेल तो नहीं सॉरी, अपना चावल है, घी है, इस तरह की चीज़ें, डेयरी प्रोडक्ट्स है, वहाँ जाना शुरू हो गई है। उसके बदले में उन्होंने कहा है कि जी हम आपको जेट फ्यूल भी देंगे और डीजल भी आपको रेगुलर बुनियादों पे देंगे, और शायद इतलात हैं कि कम प्राइसेस पे देंगे। ये अपॉर्चुनिटी आप कैसे देख रहे हैं कुवैत के कॉन्टेक्स्ट में? जी श्याम साहब, आपने बड़ा एक की नुक्ता हाईलाइट किया। देखिए, जब एक कॉन्फ्लिक्ट लेड क्राइसिस ये जो हुआ है, उसमें 3-4 चीज़ें बड़ी खुल के आई। एक तो ये है कि अरब ममालिक ने देखा है कि खाली वेस्ट में पैसे इन्वेस्ट करने से उनके मामलात हल नहीं होते। जो कॉर्पोरेट सेक्टर वहाँ पर रीजनल हेडक्वार्टर्स बना के बैठा था, उसने भी देखा है कि ये जो सेफ हेवंस थी, दे माइट नॉट बी द फ्यूचर ऑप्शन फॉर देम। ठीक है। तीसरा ये है कि ये ममालिक जो छोटे हैं, ख़ास तौर पे ये 80% ग़ज़ाई जो अजनास हैं इम्पोर्ट करते हैं, उनको ऑल्टरनेट सोर्सेज चाहिए, क्योंकि अब वो ट्रेडिशनल सोर्सेज पर रिलाय कम कर पा रहे हैं। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक रिलेशनशिप एज ए स्ट्रेटजी की रिस्क कम करना है, वो इस वक्त बड़ी विजिबल दिखाई दे रही। राइट। अब पाकिस्तान अपने आप को कैसे रीपोजिशन करता है, क्योंकि हमारे पास जो फूड सप्लाईज हैं उनके सरप्लसेस लिमिटेड है। हम तो दालें भी इंपोर्ट करते हैं। अब अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर को पेश करें और उसकी प्रोडक्शन बढ़ाएं इनसे मिलके, और अपनी भी ज़रूरियात बढ़ाएं और इनको भी करें, तो हमारे लिए एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी बनती है। दूसरा, उनके लिए नई मंडियां सेंट्रल एशिया की, वेस्ट एशिया की, वेस्टर्न चाइना की खोलने के लिए कुछ कंपनीज को इंसेंटिव दें कि वो यहाँ रीलोकेट करें, बिकॉज अब जो GCC के ये दुबई और कतर और कुवैत जो सेंट्रल थे, अब वो नहीं लगता कि रहेंगे। तो ये चेंजेस आ रही हैं और पाकिस्तान नीड्स टू प्ले स्मार्ट, क्योंकि हम अभी रिलेटिवली स्टेबल सिचुएशन। राइट। एहतशाम साहब, इसी पॉइंट को मैं आगे बढ़ाऊंगी। अब ऑप्शंस कौन कौन से पाकिस्तान के पास ऐसे मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान जो अपनी मईशत है उसको तगड़ा कर सकता है, और जितना भी हमारे पास इस वक्त फुकदान है चीज़ों का, उसको मज़ीद आगे बढ़ा सकता है? यानी इस फुकदान को ख़त्म करने में अहम किरदार जो की रोल प्ले कर सकते हैं, वो कौन कौन से ऑप्शंस हैं राइट नाउ, जंगी सूरत हाल से मुतालिक अगर हम बात कर रहे हैं तो? जी मारो, देखिए, बदलते हुए हालात में पाकिस्तान के लिए जिस तरीके से नई अपॉर्चुनिटीज़ बनी हैं, आज शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है इस वक्त, आप देख लें इस रीजन में भी और ग्लोबली, कि जिसके सब ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे आप देख लें ईरान के साथ, देख लें अमेरिका के साथ, देख लें यूरोपियन यूनियन को देख लें,
आपने अभी देखा कल जो कॉन्फ्रेंस हुई थी 2 दिन की यहाँ पे हुई थी, 4 इस्लामी मुल्क हैं, OIC को देख लें, खलीजी ममालिक देख लें, तो हमारे लिए तो विन विन सिचुएशन है। हमारा मसला ये है कि हमने अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे कैच करना है। अभी देखें ना, IMF जो वार्न कर रहा है, जो मेरा ख्याल है ज़्यादा परेशान कुन बात है, वो ये कहते हैं कि खलीजी ममालिक के लिए भी बड़े मसाइल पैदा होंगे, वॉर ख़त्म भी हो जाती है तो 10 से 15 साल लगेगा खलीजी ममालिक को दोबारा से अपने आप को कलेक्ट करने में और इकट्ठा करने में, और अपने ट्रेजेक्ट्री उनकी जो डेवलपमेंट की तरफ जाएगी इसमें वक्त लगेगा। तो आपने देखा उसके असरात हम पे भी होंगे। हमारी इकॉनमी बहुत बड़ा हिस्सा देखने आप देख लें, तकरीबन 37 से 38 बिलियन डॉलर हमारे रेमिटेंसेज जो बाहर से आते हैं, 22 बिलियन डॉलर सिर्फ हमारे UAE सऊदी अरब से आते हैं। तो हमें तो बहुत सारी हवालों से देखना पड़ेगा क्या करना है। मेरा ख्याल है सबसे अहम बात मारूफ यह है कि अपने घर को हमने कैसे ठीक करना है, इसके लिए हमने अपनी तरजीहात जो है ना उसको ठीक करना होगा। अब देखें अशराफिया भी बैठी है हमारे मुल्क में, आप देख लें तरह तरह के सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हैं जो सिर्फ और सिर्फ माजत के साथ वल्चर की तरह बैठे होते हैं कि इस रियासत को, इस मुल्क को कैसे नोचना है। वो क्राइसिस में कभी भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े होते, उन्हें अपने फ़ायदे चाहिए। यहाँ पे कार्टल्स बने हुए हैं बड़े बड़े, और जिस तरीके से वो ऑपरेट करते हैं, चाहे चीनी है, वाटा है, सीमेंट है, वो उनको कोई परवाह नहीं। टिम्बर माफिया, आपके कराची में माफियाज की तो इंतहा लगी हुई है। तो अब देखना ये कि हुकूमत किस तरीके से इनको कन्विंस करती है कि देखें भाई ये एक क्राइसिस पीरियड है, हमें आपको क्या करने की ज़रूरत है। जहाँ हुकूमत अपने खर्चात कम करे, मेरा भी, आपका भी, लोगों का भी फ़र्ज बनता है, ख़ास तौर पे वो लोग जो इस मुल्क की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। आप देखें कॉर्पोरेट सेक्टर अभी भी आप देख लें जिस तरीके से 26 से 27% जो टैक्स देता है, इस तरह बाकी लोग भी देते हैं, टैक्स देते हैं। उनको भी जो जेन्युइन उनकी ज़रूरतें उनको पूरी की जाए, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना उसको कम किया जाए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किया जाए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करें, सरमायाकारी पाकिस्तान में करें बजाय बाहर जाने के। तो मेरा ख्याल है बहुत से हवालों से चीज़ें ठीक भी हैं, लेकिन माजरत के साथ बहुत कुछ करना की ज़रूरत है। लॉन्ग वे टू गो, तब जाके हमारे मुश्किलात जो है ना बेहतर होंगी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इस वक्त पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटीज़ ही अपॉर्चुनिटीज़, एग्जैक्टली। और साथ ये भी हम देख रहे हैं कि जो जंग की सूरत हाल उसमें पाकिस्तान ऐसा है मुल्क जो कि विन विन सिचुएशन पर है। अब किस तरह से इसको केटर करना है, क्या हिकमत अमली बनाती है, ये वक्त बताएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।